अच्छा जी, चलें। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लिमिटेड कंपनी की एग्जांपल वन सॉल्व करने जा रहे हैं। जितना हमने कल इशूएंस से रिलेटेड बात की थी वो सारी बातें हमने कल वहाँ तक कर ली हैं। अब आज की क्लास में हमें कुछ डिविडेंड से रिलेटेड बात भी करनी है और हम कुछ क्वेश्चंस तो स्टार्ट करें। कम से कम 2 दिन हो गए हमने लिमिटेड कंपनी का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा, तो पहले एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं। अब सर देखिए, क्वेश्चन में इस तरह गिवन एग्जाम्पल वन है ये आपके सामने। सर लिखा हुआ आपके पास फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज अवेलेबल फॉर डैब लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2019। आपके पास सर शेयर कैपिटल की वैल्यू गिवन है सर यहाँ पे $1। फिर आपके पास सर आगे देखिए सर इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 90,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है सेल्स। सेल्स की वैल्यू गिवन है सर आपके पास 1,10,000। फिर सर $1 वैल्यू अगर है तो आपको कल की बात याद है क्लास में मैंने आपसे कहा था, अगर अभी पार वैल्यू $1 हो तो इसका मतलब है जितना आपका कैपिटल है 90,000 का, नंबर ऑफ शेयर्स भी आपके कितने हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ शेयर्स भी आपके 90,000 हो जाएंगे। तो मेक श्योर करिए सर पहले क्वेश्चन में तो लिखिए कि ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स है। मैं मार्क कर रहा हूँ, हमेशा लिखिएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हर एएस के लेवल के पास पेपर में, हर एक्यूए के एएस के लेवल के पास पेपर में, सीआई में, डेक्सेल में, पियर्सन में, हर जगह में आपको ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। फिर सर सेल्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 1,10,000, परचेजेस की वैल्यू गिवन है 60,000, रेंट है, जनरल एक्सपेंसेस है। फिर भी गो सर हमारे पास अब ये वाली चीजें भी आने लगी सर। 8% आपके पास बैंक लोन है, 8% सर आपके पास बैंक लोन है, तो बैंक लोन की वैल्यू आपके पास 30,000 है। 30,000 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 8% के साथ। सर जवाब दीजिए 30,000 का 8% निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास सर अमाउंट, आपके पास अमाउंट बन जाएगा सर इसका 2400। लिख लें 2400 हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना चाहिए अगर फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ 2400 इंटरेस्ट पे करना चाहिए अगर फर्दर कोई किसी भी किस्म का कोई और इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सुने अब आगे लिखा हुआ लोन इंटरेस्ट पेड। अब लोन इंटरेस्ट पेड की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है सर 1800, आपको पे करना चाहिए 2400, यानी आपको पे करना चाहिए 2400 और उसमें से आपने पे किया हुआ है सर कितना 1800। तो जवाब दीजिए आपने कितना भी पे नहीं किया हुआ सर 600, लेकिन 600 आपके लिए क्या बन गया, 600 आपके लिए हो गया सर ये अनपेड। अनपेड हो गया ना। आगे देखते हैं सर इन्वेंट्री एट स्टार्ट, मोटर वैन, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन, फिर मशीनरी गिवन है आपके पास 35,000, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन गिवन है, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, फिर ट्रेड पेबल्स गिवन है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है आपके पास 2,000 का, लैंड गिवन है, फिर रिटेन अर्निंग्स गिवन है। काफी सारी इंफॉर्मेशन सर इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है। फिर सर आते हैं अब यहाँ पे इन्वेंट्री, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास गिवन है सर 15,000 की। लोन इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड इन फुल, पूरा इंटरेस्ट पे नहीं किया आपने, सही बात है। आपको इंटरेस्ट पे कितना करना था सर, आपको इंटरेस्ट पे करना था 2400। सर आपने इंटरेस्ट कितना पे किया हुआ है, सर आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है 1800। तो सर जवाब दीजिए आपको भी कितना इंटरेस्ट पे करना बाकी है, 600। जो चीज आपको पे करना बाकी है वो आपके लिए क्या बन गई सर, अक्रूड। मैंने लिख दिया सर यहाँ पे, अगली बार नहीं लिखूंगा, इस दफा लिख रहा हूँ। सर लिखा मैंने रेंट अमाउंट ओइंग है 1000 का, तो रेंट में गया मैं ऊपर, मैंने रेंट को टिक किया। ओइंग कितने का है सर जरा पढ़िएगा, 1,000। 1,000 को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सर, ऊपर प्लस, ऊपर जाके डबल टिक करके रेंट में इसको प्लस कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1700 के जनरल एक्सपेंसेस हैं वर पेड इन एडवांस। 1700 के आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने पे किए इन एडवांस। तो मैं ऊपर गया जनरल एक्सपेंसेस में, मैंने जनरल एक्सपेंसेस को डबल टिक किया और मैंने 1700 को इसमें से क्या कर दिया सर, माइनस। आगे बढ़ते हैं सर। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड 40% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मशीनरी की जो आपके पास वैल्यू है वो गिवन है सर आपके पास 35,000। 35,000 में से सर मैं 25,000 को सर क्या कर दूंगा, माइनस, और उसके ऊपर 10,000 के ऊपर सर मैं 4% अप्लाई 40% अप्लाई कर दूंगा। सर इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 4,000। आई थिंक 4,000 आ रहा है, राइट। 4,000 अगर इसका आंसर आ रहा है तो सर आप यहाँ पे आके मेंशन कर लेंगे इसके अंदर कितनी वैल्यू सर, 4,000। ये कब, ये सर आप करेंगे जब आप प्रोविजन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर पिछले साल तक का प्रोविजन 25,000 और इस साल का प्रोविजन 4,000 ऐड करके 29,000 आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, उस वक्त ही देखेंगे। डेप्रीसिएशन आपने 10% मोटर वैन पे ऑन कॉस्ट लगानी है, तो मोटर वैन का आपकी वैल्यू है 50,000। मैंने यहाँ लिखा सर आपकी वैल्यू है सर इसकी 50,000 और उस पर आपने सर वैल्यू अप्लाई करनी है सर 10,000। तो सर इसका टोटल आपके पास कितना बन गया, इसका टोटल आपके पास बन गया सर 5,000। सही कह रहा हूँ मैं। 5,000 की वैल्यू को ले जाके ना आप यहाँ ले जाके इसमें 5,000 को इसमें यहाँ ले जाके ऐड कर देंगे बाद में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, देख लीजिए। फिर सर उसके बाद आ जाइए टैक्स है आपके पास 20%। अब टैक्स पे बात करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके पास 10% है, तो प्रोविजन चेक करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है सर 16,000। 16,000 के ऊपर सर मैंने कितना चार्ज करना है, 16,000 के ऊपर सर मैंने 10% चार्ज करना है। वैल्यू कितनी आएगी सर मेरे पास,
1600। सर जवाब दीजिए पुरानी वैल्यू कितनी गिवन है? पुरानी वैल्यू आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की गिवन है सर, कितनी? 2000। तो सर इसका मतलब है आपकी वैल्यू पुरानी ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 2000। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है सर? 1600। अच्छा, अक्सर बच्चों को ना मेरी बात यूं नहीं समझ आती क्योंकि उन्होंने टी अकाउंट ज्यादा अच्छा पढ़ा होता है, टी अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग वैल्यू कितनी गिवन है सर आपके पास? 2000। और क्लोजिंग वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास? 1600। जवाब दीजिए डिक्रीज कितने का हुआ? सर डिक्रीज हो गया आपके पास 400। जवाब दीजिए तो ये इनकम हो गया या एक्सपेंस हो गया? इनकम। इनकम। रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुआ है, तो इसका मतलब है सर ये 400 आपके लिए क्या बन गया? ये 400 आपके लिए अदर इनकम बन गया। फिर सर क्वेश्चन में लैंड वॉज रीवैल्यूड 1000, तो लैंड पे डबल टिक कर दीजिए, बाद में इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लैंड को आके सर मैंने डबल टिक कर दिया। फिर सर उस पर लिखा हुआ है 35,000 आपने जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए। इससे पहले आपके पास एक एडजस्टमेंट भी है। ड्यूरिंग द ईयर द डिविडेंड ऑफ 0.1 पर शेयर वाज पेड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड 0.15 पर शेयर वाज अनाउंस्ड। और तो सुनो पहले मेरी बात, एक बात तो आज से ना ये बात समझ लो, सिर्फ वो डिविडेंड जो कि पेड होता है उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है। कोई पूछेगा क्यों, मैं बोलूंगा A2 में पूछना भाई। A2 में जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहूंगा और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहूंगा 10 नॉन एडजस्टिंग एडजस्टिंग इवेंट पढ़ा रहूंगा, तो आप खुद मुझे जवाब दे दोगे कि ये क्या है। अभी फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप सिर्फ डिविडेंड पेड को सिर्फ क्या करते हैं, मैंने क्या मेंशन किया? रिकॉर्ड। इसके अलावा क्या लिखा हुआ? देखो यहां देखो, डिविडेंड ऑफ 0.1 शेयर वाज अनाउंस्ड, प्रोपोज्ड, इस तरह का कोई भी डिविडेंड हो उसको इग्नोर कर देना होता है। वो इस साल आता है सर, वो इस साल होता तो है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कोई भी डिविडेंड अगर अनाउंस हो ना जैन, प्रपोज्ड हो, रेकमेंडेड हो, तो नहीं लिखते उसको इग्नोर करते हैं। डिविडेंड हमेशा कौन सा वाला लिखेंगे आप डिविडेंड हमेशा पेड वाला लिखेंगे। और ये बात समझ में, अब देखो यहीं पे ड्रॉ करेंगे आप नीचे। आपसे कह रहा हूं ना, आज की क्लास में हो सकता है हम शायद दूसरे क्वेश्चन में ना जा पाए, लेकिन हम कम से कम वो सारे मामला तो खत्म करके यहां से आगे बढ़ेंगे। डिविडेंड पेड को दो तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला ये होता है, मैंने लिखा सर डिविडेंड, मैंने यहां लिखा सर इसके अंदर आके डिविडेंड पेड दो तरीकों से सर रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने लिखा सर डिविडेंड पेड, एक फॉर्मूला डिविडेंड पेड का ये होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर, उसको डीपीएस बोलते हैं, डिविडेंड पर शेयर। एक फॉर्मूला सर ये होता है, इसको इस लफ्ज को डीपीएस बोलते हैं। सर ये क्या होता है? ये यही होता है जो सामने लिखा हुआ है। सामने देखो सैन क्या लिखी हुई वैल्यू, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड कितने का पे किया आपने, तो डिविडेंड पर शेयर कितने का आपने अनाउंस किया? 0.1। तो मैंने ये लिखा सर इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 0.1। सर नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ है भाई? नंबर ऑफ शेयर्स ही तो आपने सबसे पहले शुरू में निकाले थे 90,000। तो ये बेसिक बात है, कोई मुश्किल बात नहीं की मैंने कहा सर यहाँ के वैल्यू क्या लिख देते हैं? 90,000। तो सर जवाब दीजिए आपका डिविडेंड इस साल का कितने का बन गया? सर आपका डिविडेंड कितने का आ गया? 9,000 का। ये वैल्यू आपने निकाल ली, ये डिविडेंड पेड है। लेकिन सर आपने कहा इसके तो दो फॉर्मूले होते हैं। हाँ, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, वो अभी इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा, ये साइड वाला, और ये तो बहुत आसान है, ओ लेवल में भी बच्चे सीख के आते हैं। आ रही है बात समझ? दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है, आप इसको डिविडेंड पेड इसका एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वो कैसे? आप डॉलर इन कैपिटल, जो कैपिटल का अमाउंट है उस पे आप डिविडेंड की परसेंटेज अप्लाई कर दें। अगर डिविडेंड परसेंटेज में गिवन होगा तो आप उसको कैपिटल के अमाउंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ में आई? मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर डिविडेंड परसेंटेज में गिवन होगा तो आप उसको अमाउंट पे अप्लाई करेंगे। सर नहीं आई बात समझ में, पता है क्यों नहीं आ रही बात समझ में? आप जहन में ये नहीं ला रहे, इस क्वेश्चन में अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स दोनों क्या हैं? सेम। गिवन भी और क्या है? सेम। ये मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं आपसे कहता आपको 10% डिविडेंड देना है, तो जवाब दें आप इस पे अप्लाई करते हैं या इस पे अप्लाई करते हैं? अमाउंट पे अप्लाई करते हैं या नंबर ऑफ शेयर्स पे? अमाउंट पे। अमाउंट पे परसेंटेज हमेशा किस पे अप्लाई होगी? अमाउंट पे। तो सर कभी ऐसा हो सकता है, या आप तो मुझे जवाब देंगे ना, मैं क्यों दूंगा, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दें मुझे जहन। क्या कभी ऐसा हो सकता है नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट डिफरेंट हो? हाँ, ये तो कल हमने इतनी एक्सरसाइज की है। अगर $2 का एक शेयर है तो जितना अमाउंट होगा और जो नंबर ऑफ शेयर होंगे उनमें फर्क होगा। अगर एक शेयर, ये दोनों कब सेम कब होते हैं? जब पार वैल्यू क्या होती है? 1। भाई जब पार वैल्यू 1 नहीं होगी तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। सर कभी एग्जामिनर ने हमें इसमें कंफ्यूज किया है? बहुत कम कंफ्यूजन के काम उसने इस वाले पार्ट पे किए। मगर फिर भी मुझे तो कोर्स के हिसाब से आपको दिखाना है, तो सर मैंने आपको ये दोनों कवर करा दिए। क्या आप सबने ये सब कॉपी कर लिया? गिव मी थम्स अप। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे बेटा कॉपी कर लिया सबने? डन। अब आ जाते हैं सर, अब देखो मेरी बात सुनो,
अब जल्दी जल्दी मत करना यार, ये देखो ये शुरू हो गए। बेटा जल्दी जल्दी मत करना, पहले मेरी बात सुनो। जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है ना वो मैंने तो ड्रॉ नहीं बुकलेट में किया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में ये ड्रॉ हुआ बात है। तो आपको वैल्यू लिखनी है हमें, हाँ सिर्फ वैल्यू लिखनी है, लेकिन कैसे लिखनी है उसका एक तरीकेकार है। तरीकेकार को पहले समझें। सर इस तरह के दो कॉलम्स आपके पास ड्रॉ हुए होंगे, आपके पास यहाँ पे मेंशन हुआ होगा, यहाँ मेंशन हुआ होगा रेवेन्यू। गौर से देखो, पहले लिखो नहीं, पहले देखो रेवेन्यू लिखा होगा, फिर आपके पास यहाँ लिखा होगा सर कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास पूरा बना होगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, शायद शायद नहीं बना हो, शायद बना हो, शायद नहीं बना। और अगर नहीं बना होगा तो भी मैं उसके सारे आपको ना पार्ट समझाता हूँ। फिर क्या होगा सर, अगर नहीं लिखा होगा तो उसके नीचे खुद ब खुद क्या मेंशन हुआ होगा, उसके नीचे मेंशन हुआ होगा सर ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये फॉर्मेट बना हुआ आएगा, बिल्कुल आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये फॉर्मेट आएगा सर। इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, अदर इनकम, या इनकम लिखी हुई होगी बात उसमें। उसके बाद सर आपके पास यहाँ लेस करके ना वो ये क्या मेंशन कर रहा होगा, यहाँ लेस करके मेंशन कर रहा होगा सर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को उसने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ होगा, कैसे, यहाँ लिखा होगा सर उसने एडमिन या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दूसरा उसने क्या लिखा होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये सब बातें वो वहां कर रहा होगा आपसे। फिर सर इनको लिखने के बाद वो आपको यहाँ पे नीचे देगा कि आपने इससे क्या निकाल के लेके आना है, आपने इससे निकाल के लेके आना है। सर कल का फॉर्मेट याद है आपको, क्या निकालेंगे आप सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद वो आपको यहाँ पे क्या देगा सर, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट को आप यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे। फिर आपके पास एक प्रॉफिट आएगा जिसका नाम आप देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हो सकता है यहाँ डायरेक्ट टैक्स दे दे आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को खा जाए वो, तो आपको खुद कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना उसको। आ रही है बात समझ में। फिर आप टैक्स निकालेंगे, टैक्स जैसे ही निकालेंगे तो फिर फाइनली आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब लेकिन सुनो, तो सर इसका मतलब है सर ये आपसे वर्किंग करवाएगा, बिल्कुल। अब वर्किंग देखें कैसी है। सबसे पहले एक वर्किंग की हेडिंग डली होगी और आपसे वो कहेगा रेवेन्यू की वर्किंग कर लो। इस क्वेश्चन में रेवेन्यू की वर्किंग की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्स एक ही गिवन है, सेल्स रिटर्न नहीं है। वर्किंग यानी सबसे पहले हमारी इस क्वेश्चन की वर्किंग क्या बन रही है, कॉग्स। एक तरफ सर हमारे पास एक वर्किंग एक बॉक्स के हिसाब से हमारे पास ऐसे करके कॉक्स की बन गई, अलग पेज पे आपको नजर आएगा, बाकायदा बॉक्स बना होगा, COGS लिखा होगा। फिर सर उसके बाद आपके पास एक वर्किंग, इससे आपका टाइम बचेगा, देखना कैसे, बहुत अच्छा टाइम बच जाता है। एग्जाम में बच्चों को टाइम बचाना अब बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारा काम कॉस्टिंग में और बहुत सारा छोटी छोटी चीजों में लगता है। दूसरा, अब कॉक्स जैसे ही आपने कंप्लीट किया, जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि आपसे आपसे वो क्या पूछे, आपसे वो निकलवाए क्या, अदर इनकम। फिर आपसे एक बॉक्स में वो आपको क्या दे देगा, एक बॉक्स में वो आपको दे देगा सर एडमिन एक्सपेंसेस। फिर एक बॉक्स में आपको वो क्या दे देगा सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। तो अगर इस तरह के सर यहाँ पे बॉक्सेस बने हो और इस तरह से सर आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से यहाँ पे सब चीजें गिवन हो, तो सर ये एक एक करके पार्ट फिर आपके पास 4 बॉक्स हो गए। इन 4 बॉक्स में आप वर्किंग करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ सर ये ज्यादा आसान है, आपको अच्छा भी लगेगा और आप सोचेंगे जान छूटी उस हरकत से कि बार बार बहुत सी चीजें लिखनी होती हैं। ये ज्यादा आसान है, प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा है। आ रही है बात समझ में। अब करो क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली जल्दी जल्दी ये फॉर्मेट बना लो, जल्दी करो फिर मैं स्टार्ट करूँ, जल्दी करें। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं सर इसको। अब सबसे पहले आ जाते हैं सर आपके पास, सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ गिवन है रेवेन्यू। रेवेन्यू की वैल्यू गिवन है सर आपके पास 1,10,000। तो सर मैं यहाँ गया, मैंने आके सबसे पहले यहाँ पे आके वैल्यू लिखी सर रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू की वैल्यू जो सर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ पूरी मेंशन कर दी, 1,10,000। डन। और अब देखें सर, ये जो कॉग्स है ना इसकी वजह से आपकी जिंदगी आसान है, ये मुश्किल नहीं है। आपको हेडिंग नहीं डालनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं मांगा एग्जामिनर आपसे, बल्कि एग्जामिनर आपसे वर्किंग मांग रहा है। वर्किंग क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास 10,200, याद रखना। परचेजेस की वैल्यू कितनी है, 60,000। तो सर 10,200 और 60,000, ये दो वैल्यूज मिल गई। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 15,000। अब आपने कॉग्स इसको लिख के कैसे दिखाना है, आपने लिख के दिखाना है 10,200 प्लस 60,000 माइनस करेंगे इसके अंदर से क्या, 15,000। आई बात समझ में। सर ये आसान है या मुश्किल, ये आसान है। आपने सिर्फ नंबर्स लिख के दिखाने, लिख सकते हो, टाइम जाया होगा ना उसने, फिर टाइम क्यों बचाया तुम्हारा, उसने ये टाइम तुम्हारा बचा के दिया है कि वो तुम्हें यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 दे देगा, अगर उसे 1 1 1 देने होंगे। पूछो। हम लोग डायरेक्टली अमाउंट लिख सकते हैं और बिना उसका वो डिटेल नहीं लिखो कोई मसला नहीं, अमाउंट सही होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ अमाउंट सही होनी चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्वेश्चन को। आ रही है बात समझ में। लिखो बेटा, आंसर निकालो इसके कॉक्स का। क्या आंसर आ रहा है, 55200। सर मैंने यहाँ इक्वल्स टू लिखा, लिखा मैंने आगे 55200। ये जो आंसर आ गया मेरा 55200, ये लेके गया मैं और मैंने यहाँ जाके सर 55200 में से मैंने सर माइनस कर दिया। सर मेरा कॉग्स आ गया। सर जवाब दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया,
54,800 सर मेरे पास जो है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब सर मैं, अच्छा ऐसा सिर्फ लिमिटेड कंपनी में होगा, पार्टनरशिप में क्यों होगा? ये पब्लिश्ड अकाउंट्स हैं, इसकी एक रेगुलेशन है। आप हर दफा एक्सपेक्ट करें पार्टनरशिप में भी यही होगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लिमिटेड कंपनी में ऐसा हो रहा है। और ये बात समझ में, सब चीजें स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक है। और ये बात समझ में। अब आए अदर इनकम में, क्वेश्चन में देखें कोई डिस्काउंट रिसीव नाम की कोई चीज गिवन है आपके पास? नहीं। लेकिन रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, कितनी वैल्यू गिवन है? 400। तो वैसे तो अदर इनकम का बॉक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 400, काफी है बात, ये बॉक्स नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ रही है आपके बात सर, कहाँ है कहाँ नहीं है? यहाँ लिखा मैंने सर, यहाँ लिख दिया मैंने 54,800, तो इसका आंसर आपके पास बन गया सर 55,200। अब लिखना चाहें तो लिखें, अगर एग्जाम में स्पेस हो तो लिखिएगा। मेरे पास जैसे मैंने लिखा उसमें स्पेस नहीं है तो नहीं लिखें। आपको पता होना चाहिए 54,800 में 400 को आप क्या कर देंगे सर? ऐड, तो वैल्यू आगे बढ़ेगी। अब आते जाते हैं एक्सपेंसेस पे, एडमिन एक्सपेंसेस, यहाँ से आपका काम शुरू होता है। असल बात यही है, एग्जामिनर चाहता है कि बच्चों को इसकी बाइफिकेशन बताओ। रेंट, रेंट में क्या लिखा हुआ है? 8,000 और प्लस 1,000, ये देखना है उसको भाई। नहीं नहीं 9,000 नहीं, उसको ये देखना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 8,000 प्लस 1,000, फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जनरल एक्सपेंस कोई बताएगा मुझे? 10,300, उसमें माइनस क्या करेंगे? नहीं नहीं, फिर गलत बोला आपने। 12,000, ये बोलो ना भाई, 12,000 माइनस करेंगे उसके अंदर से 1,700। ये सब जो मैं बोल रहा हूं मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, जो एडजस्टमेंट कर रहा हूं यहाँ कर रहा हूं, उसका 1 है। इंपॉर्टेंट बात ये, उसका 1 है। अब सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। फिर आपके पास सर बैंक इंटरेस्ट, लोन, फाइनेंस कॉस्ट है। फिर मोटर वैन का जो डेप्रीसिएशन है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। मशीन का डेप्रीसिएशन ये 4,000 बिल्कुल इसमें जाना चाहिए। फिर सर आप आएंगे यहाँ पे, यहाँ के मैंने लिखा सर प्लस कर दूंगा मैं इसके अंदर 4,000। और बताएं सर कोई और चीज? 3 एक्सपेंसेस, बस ये 3 एक्सपेंस। पूरा क्वेश्चन चेक कर लीजिए, एडमिन एक्सपेंस सिर्फ ये 3 है। सर इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 23300। सर मैंने इसका टोटल किया, इसका आंसर आ गया 23300। तो 23300 सर मैंने ले जाके एडमिन एक्सपेंस में 23300 यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग में मैंने आपको बताया सिर्फ एक एक्सपेंस है, सिर्फ एक एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन। क्या है सर डेप्रीसिएशन आपके पास? 50,000 के ऊपर आपने कितना चार्ज किया हुआ है? 10%। तो सर इसका आंसर आपके पास कितना आ गया सर? इसका आंसर आ गया 5,000। कुछ लोग उसे यूं भी करते हैं, ऐसे करके भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 करके एक्सपेंसेस भी लिख देते हैं। मर्जी है, अगर आगे आपको लगे कि आप कर लेंगे एग्जाम टाइम में तो आप कर दें सर इस पैसे। सर इसका आंसर आ गया 5,000। तो मैं यहाँ गया सर, मैंने आके यहाँ लिखा सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सर इसका आंसर कितना आ गया? 5,000। 23,300 प्लस 5,000 करें सर 28,300। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मेरे पास सर 26,900 आ गया। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें, हाँ 8% है। तो सर कितने पे 8% है? 30,000 के ऊपर सर आपने कितने परसेंट चार्ज किया? 8%। तो इसका आंसर आपके पास कितना है सर? इसका आंसर आ गया आपके पास 2400। अब समटाइम्स ऐसा होगा कि आपके पास पीबीटी का स्पेस होगा, समटाइम्स ऐसा होगा आपके पास पीबीटी का स्पेस नहीं होगा। तो आपने करना ये, आपने इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर देना है? माइनस, जो वैल्यू आएगी वो निकालिए पहले। अब ये जो 24,500 है ना भाई, ये वैल्यू मैंने ले जाके यहाँ लिखी, यहाँ मैंने लिखा 24,500 और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। अब सुने सर कितने परसेंट टैक्स है सर? 20%। तो आपकी टैक्सेबल इनकम निकल के आई 24,500, उसके ऊपर आपने 20% टैक्स देना है। सर टैक्स आ गया आपके पास कितना सर? टैक्स आ गया आपके पास 4,900। 4,900 को सर मैंने इसमें से क्या कर दिया सर? माइनस। माइनस करेंगे तो सर आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। सर आंसर बताइए। 19,600 सर इसका आंसर आ गया। भाई देखो, पहला क्वेश्चन कराने का सिर्फ मकसद ये है ताकि आपको इसके फॉर्मेट से थोड़ी सी ना फेमिलैरिटी हो जाए कि भाई ये फॉर्मेट है, ये वर्किंग है। क्या मेरी बात समझ में आई? फॉर्मेट और वर्किंग बहुत जरूरी है इसमें, बहुत ही स्पेसिफिक होता है ये। डिविडेंड, वो तो डिविडेंड पेड है, वो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट है। अब आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएगा, ये तो इनकम स्टेटमेंट है। डन, यहाँ तक काम कर लिया। अब सुने, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल आपने इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई है, तो चेंजेस इन इक्विटी जो आपने कल इसका फॉर्मेट बनाया वो निकालिए, सामने रखिए, लिखिए, निकालिए और सामने रखिए, ताकि मैं आपको थोड़ा उस फॉर्मेट से भी जरा सा यूज टू करवा सकूँ। कल जो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाया है और जिन लोगों ने ओ लेवल्स में किया हुआ है वो थोड़ा सा उसको याद करेंगे। अब सुने, बनी भी आएगी। अब गुड न्यूज सुने सर, ये ना बना हुआ आएगा, सही है, फिल करना है। अब बना हुआ आएगा तो इसका मतलब है मैं तो चले आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। सुनिएगा जरा गौर से, देखिएगा मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं सर इसमें। सर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपके पास सबसे पहले सर यहां पे आएगा इसका पर्टिकुलर, मैं लिखता हूं बल्कि
अभी नहीं ड्रॉ करना, पहले देखना। अब मैं इसलिए कह रहा हूं अपना चेंजेस इन इक्विटी वाला फॉर्मेट सामने रखिए। सबसे पहले सर मैंने इसके अंदर मेंशन क्या किया, सबसे पहले मैंने इसके अंदर मेंशन किया पर्टिकुलर, आके यहां लिख दिया सर मैंने, आके मेरे पास इसमें सबसे पहले आ जाएगा पर्टिकुलर। दूसरे नंबर पे सर मैंने इसके अंदर मेंशन किया क्या सर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। सर मैंने यहाँ के मेंशन किया सर इसके अंदर आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। नबिया कल वाली जो वीडियो अपलोड हुई है ना नबिया, उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुका मैं रोज क्लास के फौरन बाद अपलोड कर देता हूँ। कल की रिकॉर्डिंग जो होगी देखना, लिमिटेड कंपनी वाली, उसमें तुम्हें ये पूरा फॉर्मेट मिलेगा, आखिरी बिल्कुल आखिर में कॉपी कराने के लिए दिया हुआ है मैंने। सही है ना भैया? अच्छा अब बढ़ो आगे सर, यहां से मैं आगे बढ़ा सर, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। सर जवाब दें, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बाद आपके पास फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ की। अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास यहाँ आएगा सर, मैं यहाँ लिखूंगा शेयर प्रीमियम। सुनो, शेयर प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है, देख लो नहीं है, पूरे फॉर्मेट में देख लो, पूरे क्वेश्चन में देखो, शेयर प्रीमियम नाम की चीज कोई ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, मैंने छोड़ दी। सर नहीं गिवन है तो एग्जाम में भी आपको अच्छी तरह नहीं होगी। फिर क्या आएगा आपके पास, रिवैल्यूएशन रिजर्व, आरबीआर, आपके फॉर्मेट में देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व है। रिवैल्यूएशन रिजर्व के बाद आपके पास क्या गिवन है, रिवैल्यूएशन के बाद आपके पास गिवन है क्या, जनरल रिजर्व। अब जवाब दें सर क्वेश्चन में, क्या जनरल रिजर्व है? हाँ ट्रांसफर किया है ना आपने, जनरल रिजर्व है। तो सर यहाँ देखें, यहाँ आपके पास अच्छा है या नहीं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, वजह बना हुआ है। सर यहाँ लिखा मैंने, आके ही आ गया, जब मैं तो आपको सिर्फ चला रहा हूँ कि आपको आ जाए ये बनाने, आप भी तो कुछ कर सकें। फिर सर यहाँ लिखा मैंने आगे सर, रिटेन अर्निंग, वजाहत जा रहा है पेपर देने आपके साथ, बैड लक का बादशाह है वो जिस साल पेपर देने जाता है, सीआई वाले अपने खानदान की सारी जितनी भी वो होती है वो निकाल के लेके आते हैं उस दिन। सर यहाँ तक आ गया सर, मेरी बात सुने सर, रिकॉर्ड हो गई मेरी बात। सर यहाँ तक आ गया सर, आपके सामने ये सारी चीजें आ गई सर, मैंने इसके अंदर जो है ना वो यहाँ पे आके लिख दिया सर ये टोटल। तो पर्टिकुलर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग और टोटल, जल्दी से ड्रॉ करो। नहीं ठीक एग्जांपल है, डेब्स लिमिटेड, डेब्स लिमिटेड वो जिसका नाम है, अबे क्वेश्चन पढ़ भाई, डेब्स लिमिटेड का क्वेश्चन है। बहुत लिमिटेड कंपनी तो पूरी की पूरी एज इट इज रखी हुई है वहां। डन। अब सुने सर, जी मॉक पे बने हुए नहीं आए थे, बनाने पड़े क्यों? नहीं मेजोरिटी बने हुए होंगे यार, यार कैसी बातें कर रहे हो। चलो मैं देखता हूँ सर, यहाँ देखें सबसे पहले पर्टिकुलर में आ जाए सर, सबसे पहले पर्टिकुलर में आपके पास सबके ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे, पहले लिखें। अब मैं सर आपको ना थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से ना थोड़ा से आपको थोड़ी बात आपको याद दिलाऊं। अच्छा मुझे हुसैन याद दिलाएगा, खिजर याद दिलाएगा, कब, कल की क्लास में, कि सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्सप्लेन कर दें, इसमें कितने रिजल्ट्स होते हैं याद रखना, ऊपर लिख लो, इसमें कितने रिजल्ट्स होते हैं सर याद दिलाइएगा और कल पढ़ाइएगा, ये तुम्हारा काम है खिजर और हुसैन याद दिलाना, सही है। लेकिन अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। पहली बात तो ये कि चेंजेस इन इक्विटी है, जवाब दीजिए, इक्विटी हमेशा क्या होती है, इक्विटी हमेशा क्रेडिट होती है? नहीं सर, इक्विटी क्रेडिट भी होती है और डेबिट भी होती है। क्रेडिट होती है तो क्या होती है, इंक्रीज, और डेबिट होती है तो क्या होती है, डिक्रीज। सर ये हमें याद करने की क्यों जरूरत, यही इसका अंदर फंडामेंटल सारा रूल है। ये जब भी इंक्रीज हो रही है, जब भी कोई चीज इसमें प्लस हो रही है तो ये क्या हो रही है, क्रेडिट, और जब भी इसमें से कोई चीज माइनस हो रही है तो ये क्या हो रही है, डेबिट। सर ये सारे के सारे कॉलम्स क्या है, ये सारे के सारे एक एक टी अकाउंट है, ये सारे टी अकाउंट्स हैं। तो आखिरी में मैं आपको रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना के दिखाता हूँ, इसमें रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जरा क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पीछे जाके देखिए, क्या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अमाउंट आपके पास गिवन है 90,000, देख लें। रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास क्या गिवन है, 0, रिवैल्यूएशन रिजर्व 0 है। जनरल रिजर्व देखो 0 है, जनरल रिजर्व भी देखो ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, नहीं है सर, इसको भी मैंने 0 कर दिया। रिटेन अर्निंग की वैल्यू पढ़ो, रिटेन अर्निंग की वैल्यू सर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, और वो कितनी गिवन है, वो 5,000 गिवन है। तो मेरे पास सर मैंने आके यहाँ देखा सर, मेरी रिटेन अर्निंग की वैल्यू जो है ना सर वो कितनी आ गई, वो आ गई 5,000। तो मैंने सर यहाँ के 5,000 की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे लिख दी, 5,000 आ गई।
90,000 और 5,000 को प्लस कर देंगे तो सर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 95,000। लिख लीजिए अमाउंट, अमाउंट ये सब अमाउंट है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर कि ये सारी की सारी चीजें इन डॉलर्स चल रही हैं। अब जरा सुने, हियर वी गो, ये क्या हो गया, बैलेंस बीडी, डन, लिख लिया। अब सुने, सबसे पहले आपने फॉर्मेट को थोड़ा सा याद कर लेना है। फॉर्मेट के याद करने में सबसे पहली चीज आपके पास क्या आएगी, सबसे पहले आएगा आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर कहीं नहीं जाता सिवाय रिटेन अर्निंग के। रिटेन अर्निंग में बताएंगे आपके प्रॉफिट कितना है। सर प्रॉफिट आया मेरा सर 19,600, मैं यहाँ गया सर, मैंने आके यहाँ पे मेंशन किया मेरा रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट आ गया 19,000 कितना, 19,600। तो मैंने यहाँ मेंशन कर लिया 19,600। हाँ बिल्कुल कटेगा, इस लाइन का आपका मार्क कटेगा, इस लाइन का ही मार्क कटेगा। फिर सर आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा, फिर आप बताएं सर क्या आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी पड़ी जिसमें लिखा हो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लिखा हुआ है कहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है सर एडजस्टमेंट में, और हर दफा होगा भी। सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में लिखा हुआ है आपके पास 3,000 आपने ट्रांसफर किए टू जनरल रिजर्व। याद रखिएगा जनरल रिजर्व्स रिटेन अर्निंग में से क्या हो जाते हैं, माइनस, और जनरल रिजर्व्स में जाके क्या हो जाते हैं सर, ऐड। तो टोटल पे इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है, 0। याद रखना क्या कहा मैंने, जनरल रिजर्व्स का टोटल इक्विटी पे क्या फर्क पड़ता है, इंपैक्ट 0 होता है। ऐसी और भी कोई चीज होगी जिसका इंपैक्ट 0 होगा, तब उसको बाद में भी देखेंगे। ये भी हो गया सर। हाँ और बताएं सर, क्या सर डिविडेंड होता है, यस। अच्छा अब जरा ना डिविडेंड के बारे में आपसे मैं थोड़ी सी बात करूंगा अभी इस क्वेश्चन में। चले मैं आपको पहले क्वेश्चन में डिविडेंड को तो कंप्लीट करा ही रहा हूँ। डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हाँ बिल्कुल, और उनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के एंड पे डिस्कस करते हैं। और डिविडेंड कब पे करना होता है, क्यों पे करना होता है, उसको भी देखते हैं। डिविडेंड पे मैं आया सर, जवाब दीजिए इस साल का डिविडेंड कितना है। सर इस साल का डिविडेंड जो कि आपने खुद मुझे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सर वो डिविडेंड जो कि पे करते हैं वो हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। तो पे कितना कर रहे हैं आप, 9,000। और ये जो 0.15 है इसका क्या करेंगे, छोड़ दें, ये खाली है, इसका कुछ नहीं करना। तो आपने डिविडेंड निकाला सर, मैंने यहाँ के लिखा सर डिविडेंड की वैल्यू 9,000, जो डिविडेंड की वैल्यू है सर मैं उसको यहाँ से क्या कर दूंगा, माइनस। तो यहाँ पे भी आगे वैल्यू क्या होगी सर आपके लिए, माइनस। आ गई बात समझ में। अब जवाब दें सर। सर डिविडेंड आ गया, एनीवन, कोई और चीज मैं बताऊं। सर क्वेश्चन में देखें आपके पास लैंड क्या रीवैल्यू हुआ है, लैंड रीवैल्यू कितने से हुआ है सर, लैंड रीवैल्यू हुआ है 10,000 से। ये कैसे पता, लैंड रीवैल्यूड एट 1,00,000 इसकी वैल्यू हो गई है। पहले लैंड कितने का था, 90,000 का। तो कितने का लैंड रीवैल्यू हुआ, 10,000 का। 10,000 से अपवर्ड या डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स। सर मैं डाउनवर्ड्स के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इतने नहीं है वो सीआई में। सर मैंने यहाँ लिखा अपवर्ड्स, तो अपवर्ड्स पे आया सर मैंने लिखा सर रीवैल्यूएशन आ गई। हाँ यूजुअली नॉन करंट एसेट्स में लैंड ही रीवैल्यू होता है। सर लैंड को रीवैल्यू किया हमने सर, उसकी वैल्यू कितनी, मैं यहाँ पे अपवर्ड्स करूंगा सर, मैं वैल्यू करूंगा 10,000 से अपवर्ड्स। सर एंट्री बताएं, मैं बताऊं एंट्री क्या इसकी, लैंड डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। लैंड में आपने 10,000 डेबिट किया और रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपने 10, ये उसका क्रेडिट साइड है, ये उसकी क्रेडिट साइड है। लैंड अपने पास 10,000 ऐड भी करेगा। सर यहाँ गया, जवाब दीजिए टोटल पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ जाएगा आपके पास, 10,000। कोई शेयर इशू नहीं हुआ है, अभी मैंने वो क्वेश्चन रखा ही नहीं आपके सामने। कंपनी का एसेट है इसीलिए रीवैल्यू हो सकता है, वरना अदरवाइज कोई भी एसेट रीवैल्यू नहीं हो सकता। सिर्फ कंपनी अपना एसेट रीवैल्यू कर सकती है ट्वाइस और इन अ ईयर। सर यहाँ तक लिखा आपने, उसके बाद सर आपके पास इसका क्या निकल के आ जाएगा सर, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी बताओ वजाहत, पहले वाले का क्या आएगा, 90,000। दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 10,000, फिर 3,000, फिर आपके पास वैल्यू आएगी सर 16,000, 12,600 सर वैल्यू आएगी, चेक कर लो। और सर लास्ट वाली की वैल्यू 115,600 सर यहाँ वैल्यू आएगी। जब तक आप इसे कॉपी कर रहे हो मैं आपको तब तक रिटेन अर्निंग का अकाउंट भी बना के सिखा रहा हूँ, और एंड में आप उसे भी कॉपी कर लेना। सर अगर फर्ज करें इसी क्वेश्चन में से कोई टी अकाउंट बनाने के लिए दे दे वो आपको, तो बेटा रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो आप 5,000 यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट इसमें ऐड होता है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर को आप इसमें 9,000, 19,600 से क्या कर देंगे, ऐड। जनरल रिजर्व्स आप इसमें से माइनस करते हैं तो जनरल रिजर्व्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सर इसमें 3,000। डिविडेंड आप इसमें से माइनस करते हैं तो डिविडेंड की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, डिविडेंड की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 9,000। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर आप प्लस करके माइनस कर देंगे तो बैलेंस सीडी आपको मिल कितना जाएगा, 12,600। ये मैंने सर इसका रिटेन अर्निंग का एक अकाउंट टॉप पे बना दिया। अब आप सारे अकाउंट अज्यूम कर सकते हैं इसी तरह बन रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि हम सारे अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम अकाउंट बनाएंगे, इसीलिए तो 3-4 दिन क्लास और ले रहे हैं अभी इसकी लिमिटेड कंपनी की। छोटी छोटी बहुत बातें करने की इसमें, कल देखना, कल आप रिजल्ट में देखना कितना टाइम लग जाएगा, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे रिजल्ट में। हालांकि रिजल्ट छोटा सा टॉपिक है, आधे पेज पे उसकी खाली थ्योरी लिखी हुई है पैराग्राफ के हिसाब, राइट इशू बोनस इशू वाला, उसमें कम से कम भी 1.5 घंटे आपको लग जाएंगे। टी अकाउंट्स को देखते हुए काम करते हुए आपको टाइम लगेगा उसके अंदर। जी जी, जैसे रिवैल्यूएशन करें हम बस डिफरेंस वाला नाम लिखते हैं। डिपेंड करता है, अगर वो आपको डिफरेंस की बात करे, अभी उसने किसकी बात की, 90,000 से एसेट कितने का हो गया, 1 लाख का, वो डायरेक्ट कह देता कि रिवैल्यूएशन अपवर्ड्स हुई 10,000 से, तो सिर्फ 10,000 लेते। ये तो स्टेटमेंट पे, कम कम का मैं आपको बाद में समझाऊंगा। डाउनवर्ड्स मैंने भी लिखा ना, अपवर्ड्स के चांसेस मैक्सिमम है, डाउनवर्ड्स मैं आपको क्वेश्चंस में कराऊंगा, क्योंकि डाउनवर्ड्स में टेक्निकलिटी है। अरे डाउनवर्ड ऐसा है, पहले 10,000 से आपने अपवर्ड किया था, अब आपने 5,000 से डाउनवर्ड कर दिया, ये तो आसान है। लेकिन पहले आपने 10,000 से अपवर्ड किया था और अब 25,000 से डाउनवर्ड किया, अब ये कुछ और मसला है, क्योंकि रिजल्ट जितना था उससे भी नीचे चलेगा अब। तो वो कुछ मैं आपसे बात करूंगा, एक साथ सारी इंफॉर्मेशन मत सोचो वरना परेशान हो गए इसमें। सर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन में अब देखें, यहाँ तक हमने काम कर लिया, अब जरा एक काम कीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है और मैं आपको ये बात समझा सकता हूँ। सर अपनी नोटबुक निकालिए, बल्कि एक काम कीजिए, नोटबुक में वैसे ज्यादा अच्छा काम है, नोटबुक निकालिए, नोटबुक निकालिए, बिल्कुल बनाएंगे, SOFP भी बनाते हैं, नोटबुक तो निकालिए। कल आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे काम किया हुआ, जरा एक पेन निकालिए, मेरे साथ एक काम कीजिए। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं सर, डिविडेंड्स जो होते हैं ना सर, वो डिविडेंड्स की जो टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं, डिविडेंड दो होते हैं। एक डिविडेंड होता है सर इंटरिम डिविडेंड, दूसरा डिविडेंड होता है सर फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है सर, इंटरिम डिविडेंड ये होता है जो कि इन द मिडिल ऑफ द ईयर पे किया जाए, और फाइनल डिविडेंड वो होता है जो साल के आखिर में पे किया जाए। लेकिन आज आपका जहन एक मसले से बिल्कुल बरी जिम्मा हो जाएगा, ये प्रपोज क्यों नहीं रिकॉर्ड करते और पेड क्यों रिकॉर्ड करते हैं। सुने, मैं एक फाइनेंशियल टाइमलाइन बनाने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा, मैं जो काम करने जा रहा हूं वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम है। मैंने कहा सर मैं एक फाइनेंशियल टाइमलाइन बनाने के लिए जा रहा हूं, और मैंने एक फाइनेंशियल टाइमलाइन बनाई, गौर से देखिए, इसको भी मैं सर यहाँ सेंटर में लिख देता हूँ, और मैं इस वाली लाइन को यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सुने सर, मेरा ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से, और ईयर मेरा एंड होता है दिसंबर में। एग्जाम्पल लेते हैं सर कि मैंने बीच में कभी 30 जून को, जून की 30 तारीख को सर मैंने एक डिविडेंड को क्या कर दिया, मैंने डिविडेंड को, मैंने फिर बोला यहाँ के, मैंने डिविडेंड को क्या कर दिया, अनाउंस किया। सर जवाब दीजिए, मैंने साल के बीच में किया या आखिर में किया, बीच में, तो ये मेरे लिए कौन सा डिविडेंड है, नाम तो मैं खुद ही बता सकता हूँ, क्या है सर, इंटरिम। अब मेरे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है, अगर मैंने इसको 30 जून को अनाउंस कर दिया है तो मैं 3 मंथ्स के अंदर अंदर, यानी सितंबर की 30th तक मैं इसको क्या कर दूंगा, पेड। तो जवाब दीजिए, क्या ये इसी साल पे हो गया, सर ये तो हो गया। अच्छा, अब ये इसी साल वाला डिविडेंड इसी साल पे हो गया, मगर ये कौन सा डिविडेंड है, इंटरिम। अब सुनना, साल खत्म हुआ, सही है सर, साल खत्म हुआ, सर साल खत्म होते ही क्या प्रॉफिट हाथ लग गया, या प्रॉफिट को अभी कैलकुलेट करने में 2-3 महीने लग जाएंगे, 1 महीना तो लगेगा। सर क्यों 1 महीना लगेगा, जो इस साल का प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो सही थोड़ी आएगा, पहले आप उसको ऑडिट करेंगे, ऑडिट करने के बाद जो गलतियां निकलेंगी उसको आप क्या करेंगे, एडजस्ट। जब आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, जब आप उस पर 1-1.5 महीने की इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, तो वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। अच्छा एक और जवाब दो, अगर मैंने 31 दिसंबर वाला प्रॉफिट बड़ा जान लगा के भी ना मैंने 10 जनवरी को अनाउंस कर दिया, तो उसका मतलब है सर, जवाब दो, अगर ये डिविडेंड अभी अनाउंस होता है तो पे ऑफ कब होता है, इसी साल या अगले साल, अगले साल ना सर, पे तो अगले साल हुआ। पहली बात तो जो पहली बात तो ये किया ही नहीं उस साल, अनाउंस भी कब किया, अगले साल, पे भी कब किया, जब तक मैंने अनाउंस नहीं किया। क्या वो मेरी ऑब्लिगेशन थी, नहीं, मैंने अनाउंस नहीं किया तो कोई चीज मेरी लाइबिलिटी है, मुझे अनीक को डिविडेंड देना है, मैंने अनाउंस ही नहीं किया, तो जब अनाउंस करूंगा तब मेरी लाइबिलिटी होगी ना। तो लाइबिलिटी कब बनी है, इस साल या अगले साल, अगले साल। 31 दिसंबर को लाइबिलिटी बनी है, नहीं क्या 10 जनवरी को, 10 जनवरी को, वैसे तो 10 जनवरी को नहीं बनी होगी, मैं बताऊं कब बनी होगी, 28 फेब को। 2 महीने तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद कंपनी के अकाउंट्स फाइनल होते हैं। छोटी मोटी कंपनी होती है ना तो भी 7-8 दिन में होते हैं, 7-8-10 दिन लगते हैं कम से कम, बड़ी कंपनी है तो 3 महीने लग जाएंगे, बैंक्स को तो 6 महीने लग जाते हैं भाई, 4-6 महीने लग जाते हैं एडजस्टिंग प्रॉफिट करते करते। मेरी बात समझ में आ रही है ये। अब हुसैन अब जवाब दो, तो इसका मतलब है फाइनल डिविडेंड
इस साल वाला कब मिलेगा, इस साल या अगले साल? तो सर मैं यहाँ लिखता हूँ ना सर, वो कब जाएगा, वो तो चली गई नेक्स्ट ईयर पे गानी। लेकिन एक जवाब दो सर, तो पिछले साल भी तो कोई डिविडेंड आया होगा? नहीं नहीं, पिछले साल का तो फाइनल हुआ होगा ना। पिछले साल का जो फाइनल हुआ होगा सर, फाइनल डिविडेंड, वो सर आपको कब मिलेगा, वो मिलेगा इस साल। तो अब जवाब दीजिए, पिछले साल वाला फाइनल डिविडेंड कब मिलता है? इस साल, यानी करंट ईयर में। और इस साल वाला डिविडेंड आपको कब मिलता है सर? नेक्स्ट ईयर। तो अब जवाब दें सर। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड की दो टाइप्स होती हैं, कौन सी वाली? इंटरिम और फाइनल। तो जब जो डिविडेंड पेड है, तो वो जो पेड है इस साल पे हुआ है, तो वो था किस साल का, इस साल का या पिछले साल का? आ गई बात समझ में? तो अब ये स्टेटमेंट पढ़ने में आपको ना ये नहीं होगी परेशानी, यार ऐसा क्यों करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर से देखिए, एक मिनट फिर से देखिए। आपने 0.1 पर शेयर वॉज पेड, किस साल का होगा ये, किस साल का होगा? होगा पिछले साल का, मगर पे कब हो रहा होगा? इस साल। ये रिकॉर्ड करेंगे। आ गई बात समझ में? इसलिए, और अनाउंस वाला कब? अनाउंस वाला तो इस साल अनाउंस ही नहीं हुआ। अनाउंस कब हुआ है? अगले साल। पे भी कब हो रहा है? अगले साल ही देखेंगे उसको। मेरी बात समझ में आई? तो अनाउंस वाले को हम इग्नोर कर देते हैं, पेड वाले को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सर आपने करना ये अपनी नोटबुक के नीचे, सर आपने जरूर ना, ये जो मैंने आपको यहाँ ये बना के दिया, ये आपने बनाना है सर, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी बोले। इंटरिम तो इसी साल अनाउंस हुआ, इसी साल पे हो गया, सेम ईयर में अनाउंस हुआ। भाई मैंने 30 जून को अनाउंस किया, 30 सितंबर को पे कर दिया, करंट ईयर के दरमियानी पेड हो गया। ऑब्लिगेशन वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। कोई चीज आपकी ऑब्लिगेशन पे डिपेंड, किसमें? फाइनल साल के आखिर के प्रॉफिट के निकलने के बाद अनाउंस होता है। इंटरिम, इंटरिम इसलिए होता है कि हम शेयर होल्डर को खुश रखते हैं, हम साल के बीच में देखते हैं यार अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, दे दो पैसे, एसोसिएट रहेंगे, डिविडेंड दे दिया। जो इस साल पे हुआ है वो इंटरिम है और पिछले साल का फाइनल है। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड का कोई जिक्र ही नहीं है, ये कहो। इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड की कोई बात ही नहीं की उसने। इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में मिलने वाला डिविडेंड होता है, साल के बीच में, उससे फाइनल का कोई ताल्लुक नहीं है। इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड का कोई जिक्र ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? इस क्वेश्चन में ये जिक्र है बस, आपने एक डिविडेंड 9,000 का पे किया है और एक डिविडेंड आपके पास तकरीबन 12,500-13,000 का है। अब बताएं क्या करेंगे? अनाउंस किया आपने, आप अनाउंस वाले को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 9,000 वाले को रिकॉर्ड करेंगे। और 9,000 वाले को रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पिछले साल का डिविडेंड होगा, मगर पे ऑफ कब हो रहा होगा? इस साल। तो आप कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड। किसका? हाँ हाँ भाई, 100% है। क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स का मिलेगा आपको। सर SOCE एक बार फिर दिखा दें? कौन है भाई ये? अच्छा क्यों? SOCE दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाए, पहले ये कॉपी कर लें। डन, ये कर रहे हैं कॉपी। बुकलेट पे वापस आ जाइए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे हम सर। अगर आपने ये कॉपी कर लिया है, रमीशा ये रहा, कॉपी कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में देख लेना है इसको। डन। अब सर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर लिमिटेड कंपनी की कैसे ड्रॉ होगी? सर हेडिंग डालते हैं सर सबसे पहले, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। और सर सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करते हैं सर इसके अंदर एसेट, फिर उसके अंदर सर इसके अंदर मेंशन करते हैं सर आप यहाँ पर आके नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सर आपके पास सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? एट कॉस्ट। फिर यहाँ क्या आएगा सर? PFD। फिर यहाँ आपके पास क्या आएगा सर? नेट बुक वैल्यू। सर हमने यहाँ तक लिख लिया।
नहीं तो उसकी हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कोई फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये बन रहा है डायरेक्ट, वैसे ही बनता है, सिर्फ इक्विटी सेक्शन में फ़र्क होता है। सर यहाँ लिखा मैंने, सबसे पहले मुझे बताइए हाउ मेनी एसेट्स डू आई हैव। सर 3, पहला क्या है लैंड, दूसरा क्या है मोटर व्हीकल, और फिर तीसरी चीज़ क्या है सर आपके पास मशीन। सर मैंने यहाँ के सबके नाम ऐसे ही मेंशन कर लिए। सर जवाब दीजिए, लैंड की वैल्यू कितनी है? लैंड की वैल्यू है सर 1 लाख, 1 लाख हो गई सर लैंड की वैल्यू, पहले 90,000 थी, अब उसमें रिवैल्यूएशन हो गया तो वो 1 लाख हो गई। मोटर व्हीकल बताओ, मोटर व्हीकल क्वेश्चन में चेक करो बेटा, मोटर व्हीकल की वैल्यू देखो। मोटर व्हीकल या मोटर वैन आपके पास मौजूद है 50,000 की, और मशीनरी आपके पास मौजूद है 35,000 की, तो 20,000 और 29,000 सर इसका डेप्रीसिएशन आएगा यहाँ पे। पहले तो मुझे यहाँ वैल्यू बताना, वैल्यू क्या आ रही है पहली मोटर व्हीकल की 50,000, दूसरी वैल्यू 20,000, सर दूसरी 20 या 25, 35,000 यहाँ लिखेंगे सर 35,000, और सर इसकी वैल्यू में आप यहाँ मेंशन करेंगे 20 और यहाँ मेंशन करेंगे सर आप 29,000। याद रखिएगा पुरानी वैल्यू थी 15,000, 5,000 ऐड किया तो ये आया, 25,000 में 4,000 ऐड किया तो ये आया। सर इन दोनों वैल्यूज को आप माइनस करेंगे तो आपके पास सर फाइनली नेट बुक वैल्यू आएगी। सर नेट बुक वैल्यू निकाल लें, 30,000 और दूसरे का 6,000। सर इसका टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल आपके पास चेक करें क्या बनता है 1,36,000। तो सर यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास 1,36,000। फिर सर अब यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे सर, यहाँ के सर मैंने इसके अंदर मेंशन किया सर करंट एसेट्स। सर यहाँ आएंगे तो यहाँ के मेंशन करेंगे सर आप इसके अंदर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू सर आपके पास आ जाएगी सर 15,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर सर सुने अदर रिसीवेबल्स आने चाहिए, अदर रिसीवेबल्स के बाद अकाउंट्स रिसीवेबल आना चाहिए, फिर आपके पास सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आना चाहिए, फिर आपके पास सर बैंक आना चाहिए। नहीं सर बैंक नहीं आएगा, याद रखिएगा बैंक के बजाय आपके पास यहाँ आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या चीज़ है सर? बैंक और कैश को कंबाइन करके लिखेंगे आप। बैंक और कैश को कैसे लिखेंगे? कंबाइन करके, लिमिटेड कंपनी के फॉर्मेट में करंट एसेट्स में ये चेंज आएगा। अब अदर रिसीवेबल सर, अदर रिसीवेबल सिर्फ एक है आपके पास, देख लीजिए जाके प्रीपेड है आपके पास क्वेश्चन में 1700 का सर आपके पास अदर रिसीवेबल है। फिर अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे 16,000, देख लीजिएगा सर क्वेश्चन में आपके पास 16,000 मेंशन है, मैंने गलत जगह शायद लिखा है सर, 1700 यहाँ लिखेंगे, 16,000 यहाँ लिखेंगे। 16,000 पे आपने कितने परसेंट चार्ज किया है? 10% चार्ज किया हुआ है, तो आपकी वैल्यू सर यहाँ डायरेक्ट उस पर 10% चार्ज करके यहाँ आ जाएगी, माइनस करेंगे, आंसर आपके पास सर इसका बनेगा 14,400। सर यहाँ तक मैंने लिखा, ये सब एडजस्टमेंट में था। गिव मी थम्स अप, मेरी बात समझ में आ रही है तो। कैसे आ गया? प्रीपेड है ना क्वेश्चन में, देखो प्रीपेड है, प्रीपेड की वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन है। जनरल एक्सपेंसेस वाज पेड इन एडवांस 1,700। उसके बाद आ जाते हैं सर आपके पास क्वेश्चन में, अब सुने 5,000 ऐसे डायरेक्ट नहीं आया ना, ये आपको बात समझानी है। और ये देखिए ये पूरे पास पेपर में एक एडजस्टमेंट है खाली, पास पेपर्स तक में भी आपको ये मिलेगी, जरा देखना ध्यान से। आप देखें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको गिवन कितने का है, अब वो बोल रहा है 5,000, मैं बताऊं कैसे रखा उसने, तो उसको पता भी है। जरा ये एडजस्टमेंट जो है ना डिविडेंड वाली है, दोबारा पढ़ें क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड वॉज पेड एंड एट एंड। मेरी बात समझ में आई? ये अगर वर्ड यहां ना लिखा होता ना तो माइनस नहीं करते इसको कैश में से। वैसे तो डिविडेंड सारा का सारा ना आपको पूरे पास पेपर में ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ऑलरेडी माइनस हुआ होता है कैश में से, लेकिन जवाब दो अगर मैंने डिविडेंड अभी पे किया है तो वो ट्रायल बैलेंस में तो एडजस्ट नहीं हुआ हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में डिविडेंड किस तरह लिखेंगे आप सर? डिविडेंड की एंट्री जो आप पास करेंगे तो आपको कोई एंट्री पास करनी है ना उसके अंदर, तो आप बेसिकली किस अकाउंट को डेबिट और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? सर मैं क्या बोलो बोलो होना चाहिए क्या? डिविडेंड डेबिट, सही सही सोचें जरा क्या होना चाहिए? कैश को क्या होना चाहिए? कैश को होना चाहिए सर आपके पास से क्या? क्रेडिट। डिविडेंड आपने किस अकाउंट में ले जाके रखा है अभी ना? डिविडेंड आपने क्या? रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग को सर आपने क्या कर दिया सर? डेबिट, और कैश को आपने क्या कर दिया सर? क्रेडिट। ये एंट्री बननी चाहिए। अब एक मिनट सुनो सुनो, आहिस्ता 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 आहिस्ता, खिजर भाई भागे ना तो ये बुरा हो जाएगा इसमें। सुने थोड़ी सी ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अभी अभी आपने ये सुना था मुझसे, पिछले साल वाला डिविडेंड कब मिलता है? इस साल। तो इसका मतलब है सर कुछ एंट्री और भी बनती है। वो एंट्री क्या बनती होगी? आप एक अकाउंट खोलते होंगे, किस नाम से? आप एक अकाउंट खोलते होंगे सर डिविडेंड के नाम से फर्ज करें, और एक अकाउंट आपका सर किस तरह भी खुलता होगा, एक अकाउंट आपका खुलता होगा डिविडेंड पेबल के नाम से, है ना?
पेबल क्यों? क्योंकि पहले वो लाइबिलिटी होती होगी आपकी। फिर आप डिविडेंड पेबल को आप क्या करते होंगे? डिविडेंड पेबल को आप क्या कर देते होंगे सर? डेबिट। और कैश को आप फिर क्या कर देते होंगे सर? क्रेडिट, है ना? कैश को क्रेडिट करते होंगे। सर कुछ कहानी है इसमें, मैं आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में ना फिर इसको समझाऊंगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन यहां तक बात समझ में आ रही है कि सर कैश चला गया और रिटेन अर्निंग मेरी क्या हो गई सर? कम। अब मैं जरा यहां जा रहा हूं, मैं ये समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी जरा वापस आते हैं, सुने जरा यहां देखें। अब इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास 14,000 का कैश था, आपने अभी अभी डिविडेंड पे ऑफ किया है, तो डिविडेंड आपने कितने का पे ऑफ किया है सर? 9,000। लेकिन अगर ये वर्ड ना लिखा होता ना, डिविडेंड वाज पेड एट एंड, तो मैं कुछ नहीं करता। फिर इसका मतलब है डिविडेंड ऑलरेडी पेड है। सर ये कैसे पता आपको ऑलरेडी पेड है? तो सर लॉजिकली भी सोचो, लॉजिकली सोचो। नहीं, पिछले साल वाला इस साल पे करना था, तो पिछले साल वाला इस साल तो अब तक पे हो चुका होगा ना। ये तो अभी इसने ये तो अभी कहा है ना। अगर ये वर्ड ना ये वर्ड हटा दूं मैं कि एट एंड नहीं है, तो जवाब दो अगर अभी नहीं पे हुआ तो कब पे हुआ? अभी तो नहीं पे हुआ होगा ना, जनवरी फेब में ही पे हो गया होगा। इस साल का डिविडेंड तो मैंने साल के शुरू में ही पे कर दिया होगा ना, क्योंकि वो पिछले साल के आखिर का था। मेरी बात समझ आ रही है? पिछले साल वाला डिविडेंड मैं कब पे करता हूँ? इस साल। और इस साल के लीगली कितने महीनों के दरमियान? 3। तो इसका मतलब है वो तो मार्च से पहले पे हो गया होगा ना। आ रही है मेरी बात समझ में? ये मैंने क्यों बनवाया आपके लिए? ये मैंने इसीलिए तो बनवाया आपके सामने, भाई ये वाला डिविडेंड मैंने मार्च में क्या कर दिया है? मैंने मार्च में पे कर दिया, तो आखिर में तो नहीं पे करूंगा ना। इस क्वेश्चन में, ये पूरे पास पेपर की वर्कशीट में ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें मैंने क्या लिखा है, जिसमें और टीचर्स ने क्या लिखा है, जिसमें टीचर्स ने लिखा है एट व्हाट? एट एंड। इसलिए माइनस कर रहा हूं मैं। अगर मैं ये वर्ड हटा दूं तो इसका मतलब है बस ये जस्ट पेड है, ये ऑलरेडी पे हो चुका था। और ये बात समझ में, कैश में से माइनस करने की जरूरत नहीं होती। सर मैंने यहां तक लिख लिया, आप जवाब दीजिए सर। माइनस कर दूंगा तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरे पास 5,000। सर इसका टोटल निकाल लीजिए। सर इसका आंसर आ गया आपके पास कितना? 36,100। सर यहाँ लिखा मैंने आगे सर 36,100। दोनों वैल्यूज का टोटल निकाल लीजिए। 172,100 सर इसकी वैल्यू आ गई। अब सर मुझे इसके अंदर सर यहाँ पे इक्विटी लिखनी है। अच्छा, इक्विटी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ सर, इसका नाम चेंज करके अब आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से शेयर होल्डर्स इक्विटी। नाम होना यही चाहिए। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा नाम शेयर होल्डर्स इक्विटी है। बना हुआ था? नहीं भाई ये नहीं बना हुआ आएगा। क्यों बना हुआ आएगा? सुने क्यों नहीं आएगा? और क्यों नहीं आएगा? ऑलरेडी है तो शेयर होल्डर्स इक्विटी गिवन तो है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। जो इसका क्लोजिंग लिखा हुआ उठा के एग्जैक्टली वहां कॉपी कर दीजिए, जो भी लिखा हुआ। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 30, इन तुम लोगों के लिए लाइक 23, इन लोगों के लिए 30। सर यहाँ पे आ जाए वापसी, तो सर यहाँ आ जाए इक्विटी में। सबसे पहले यहाँ के लिखते हैं सर इसके अंदर शेयर कैपिटल, बिल्कुल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और आगे मेंशन करेंगे एक शेयर कितने का? शेयर कैपिटल एट डॉलर कितना? 1 ईच। अच्छा है ये इसका फॉर्मेट लिख लो ना, एक बार आदत होगी। शेयर कैपिटल $1 ईच। सर जवाब दीजिए 90,000 ही वैल्यू है? यस सर। ये आपने कहां से ली? ये सर मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्लोजिंग से ले ली। सर जब कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। सर आगे देखें सर, आप नहीं ऑर्डर में चलो, ऑर्डर देखो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ऑर्डर देखो क्या लिखा हुआ आपके पास? रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने की है? 10,000 की। सर जवाब दें आपके पास फिर क्या है सर वहां पे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की वैल्यू है आपकी सर 3,000 की। फिर आपके पास रिटेन अर्निंग की वैल्यू कितनी है सर? 12,600। और सर इसका टोटल भी आपके पास वही देख लीजिए 115,600। ये टोटल भी आपके पास वहीं गिवन, इसको भी लिखने की आपकी जरूरत नहीं है। फिर सर आप इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सर किसकी? लाइबिलिटी की। और लाइबिलिटी में सबसे पहले आप आगे इसके अंदर मेंशन करेंगे सर, मेरे पास जरा स्पेस शॉर्ट हो रहा है, मैं लिखूंगा सर यहाँ पे आगे नॉन करंट लाइबिलिटी ना बेटा। नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले लोन पेबल या बैंक लोन है। लोन पेबल कितने का है? 30,000, 30,000 का आपके पास लोन है। क्या कर रहे हो तुम लोग? नॉन करंट लाइबिलिटी क्यों नहीं याद है तुम लोगों को? फिर सर उसके बाद करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में यूजुअली दो होती हैं, दो तो होंगी। एक क्या? ट्रेड पेबल्स, सुनिएगा ट्विस्ट है। फिर एक क्या है आपके पास? अक्रूड। अक्रूड का नया नाम क्या हो गया सर? अक्रूड का नया नाम हो गया सर आपके लिए अदर पेबल्स। तो सर मैंने लिखा है यहाँ के, आप सुने सर पहले तो ट्रेड पेबल्स पढ़ते हैं क्वेश्चन में। ट्रेड पेबल्स की क्वेश्चन में वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो गिवन है सर आपके पास 20,000, मेंशन कर लीजिएगा। लेकिन अब सुने, अभी आपको रेंट के 1,000 पे करना बाकी है, अभी आपको इंटरेस्ट के 600 पे करना बाकी है, दो गए, अभी आपको टैक्स पे करना बाकी है।
सर आपको कैसे पता बाकी है? क्वेश्चन में पढ़े क्या लिखा हुआ है, टैक्स आपने 20% अभी एस्टिमेट किया है, दिया तो नहीं है। कहाँ लिखा है टैक्स रेट इज 20% एंड हैज बीन पेड, कहीं नहीं लिखा। तो टैक्स हमेशा एस्टिमेटेड है, तो वो भी पे करना बाकी। तीन चीजें हो गई सर। मैं यहाँ जाता हूँ सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले मुझे बताइए सर ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कितनी है सर, 20,000। अब आ जाते हैं अदर पेबल्स में। एक वैल्यू कितनी है सर आपकी 1000, दूसरी वैल्यू कितनी है सर 600, और सर जवाब दीजिए फिर बाकी 4,900। ये नहीं, ऐसे लिखो, टैक्स पेबल लिखना चाह रहे हो लिख सकते हो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका टोटल बताइए क्या बना। 1,600 और 6,500, 6,500 सर इसकी वैल्यू बन गई। सर इसका टोटल निकाल लीजिए 26,500। सर इन तीनों वैल्यूज को अब आपस में आप ऐड कर लीजिए, क्या बन रही है सर वैल्यू 35,000। नहीं, 1,00,000 भी तो है ऊपर भाई, 1,72100। सर यहाँ इसकी ये वैल्यू आ गई सर, ये आपका क्वेश्चन। तो हमें हमेशा देना ही होगा ना, टैक्स कभी पेड लिखा हुआ आता है पास में। हाँ कभी कभी, बहुत कम आया ऐसा, ऐसा हुआ नहीं है, एक जगह है मुझे याद है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तबाह करके भेजना है। डन है, यहाँ तक काम कर लिया। अब सुनिए सर, अगर आपने ये सब लिख लिया ना भाई, तो अब आप जाके ना घर में ना सुकून से ना अब नहीं बैठिएगा भाई, अब आपके एग्जाम का टाइम है। मैं ज़रा बिल्कुल आपको ना बता के भेज रहा हूँ, अगर आपने घर जाके बैठना शुरू किया ना तबाही आएगी। एग्जाम्पल 2 होमवर्क, आप कल क्लास में आने से पहले पहले ये होमवर्क करके आएंगे। ये आपको इसलिए नहीं छोड़ा गया कि आपने बस इसको देख लिया और काम हो गया। एग्जाम्पल 2 इज योर होमवर्क, अब आप ये करेंगे। एग्जाम्पल 3 इज योर होमवर्क, आज ही करेंगे। कोई कहानी मत सुनाइएगा कल की परसों की, नहीं कोई कहानी नहीं, सुकून से पूरा काम कीजिए। आज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ बहुत सारा। क्वेश्चन नंबर 4 में इशुएंस ऑफ शेयर आज अल्लाह करे, बस सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं करूंगा कल आपके साथ। 2 और 3, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 आपका होमवर्क है, आज ही कंप्लीट करके चेक करके किस्से को साइड पे कर दीजिएगा, और फिर आपसे मुलाकात होगी कल। कल आपकी ऑनलाइन क्लास दोपहर में है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं क्लास लाइक आपकी ले लूंगा 3 से लेके 5 बजे के दरमियान। और अगर मैं नहीं ले पाया तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2 टाइम है आपके पास, 3 से 5 में आपकी क्लास ले लूंगा या 7 से 9 में आपकी क्लास ले लूंगा। मैं डिपेंड करता हूँ, डिपेंड करेगा, मुझे खुद भी तो जिंदगी में कोई काम करना है भाई।